तो बेटा ये आज आपकी वर्कशीट है 36। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं पाठ धातु अधातु के। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, तो ये एक तत्व है जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और एक यौगिक बनाता है, और जो वो यौगिक बनता है वो जल में विलय है, मतलब पानी में वो घुल जाता है। तो यह तत्व है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। तो बेटा इसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है बेटा, जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है अगर उसको हम पानी में मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है। फिर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से बी ठीक है, क्षारीय होती है। तीसरा है, अधातु जो विद्युत की चालक है। एक अधातु जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है वो है ग्रेफाइट। चौथा है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में, तो मतलब इनमें से जो सबसे कम है सक्रिय वो है सिल्वर Ag, फिर है कॉपर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय है एल्यूमिनियम। अब पांचवा प्रश्न, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है। बेटा आप लोगों ने पूरी एक सूची बनाई हुई है ना धातुओं की, जो हमने पढ़ा था केदारनाथ का माली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। फिर छठा है, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं के उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसमें आएगा अधिक क्रियाशील और अगले वाले में कम क्रियाशील। सातवां है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो अधातुएं हमें पता है बेटा हमेशा ऋणायन बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। आठवां प्रश्न, कुछ धातुएं जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी एक धातु का नाम बताइए। तो बेटा जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बेटा ये आज आपकी वर्कशीट है 36। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं पाठ धातु अधातु के। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, तो ये एक तत्व है जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और एक यौगिक बनाता है, और जो वो यौगिक बनता है वो जल में विलय है, मतलब पानी में वो घुल जाता है। तो यह तत्व है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। तो बेटा इसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है बेटा, जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है अगर उसको हम पानी में मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है। फिर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से बी ठीक है, क्षारीय होती है। तीसरा है, अधातु जो विद्युत की चालक है। एक अधातु जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है वो है ग्रेफाइट। चौथा है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में, तो मतलब इनमें से जो सबसे कम है सक्रिय वो है सिल्वर Ag, फिर है कॉपर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय है एल्यूमिनियम। अब पांचवा प्रश्न, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है। बेटा आप लोगों ने पूरी एक सूची बनाई हुई है ना धातुओं की, जो हमने पढ़ा था केदारनाथ का माली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। फिर छठा है, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं के उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसमें आएगा अधिक क्रियाशील और अगले वाले में कम क्रियाशील। सातवां है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो अधातुएं हमें पता है बेटा हमेशा ऋणायन बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। आठवां प्रश्न, कुछ धातुएं जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी एक धातु का नाम बताइए। तो बेटा जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं।
अब देखो बेटा, जो इन्होंने हमें बैटरी, बल्ब, स्विच और क्लिप दिए थे, हमने उससे एक ऐसा परिपथ तैयार कर दिया। और क्या किया, जो उन्होंने हमें तत्व दिए हुए हैं उनको ए और बी के बीच में लगा दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ए और बी के बीच में रख दिया। अगर ए और बी के बीच में हमने उस तत्व को रखा और ये बल्ब जलने लग गया, बल्ब अगर जलने लग गया तो वो धातु होगा। ठीक है, और अगर नहीं जलेगा तो वो अधातु होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं और अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। मतलब अब ये बताना है कि अपने किन गुणों के कारण हमें पता चला कि वो तत्व धातु है या अधातु है। तो इन परीक्षणों में हमने धातुओं की कौन कौन से गुण देखे। एक तो आघातवर्ध्यता, कि भाई हथौड़े से मारा तो चादर के रूप में बदल गए, और एक विद्युत चालकता। ठीक है, इन दो गुणों का प्रयोग किया। अब अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताओ। ठीक है, तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम जिंक ऑक्साइड का उदाहरण भी ले सकते थे। ठीक है, ये दो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये अम्ल से रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये लवण बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे बना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक लवण है और पानी निकला। ठीक है, और ऐसे ही जब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक क्षारक से अभिक्रिया करवाई, क्षारक से जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, एक लवण बना जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और पानी निकला। अब पांचवा प्रश्न, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों। देखो बेटा, ये जो इस्पात है ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें स्टील बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है इसमें। ठीक है, टंगस्टन, मतलब कुछ मिश्र धातु है ये, एक कई धातुएं मिली होती हैं इसमें। तो कह रहे हैं कि हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते स्टील का। तो उसका रीज़न क्या है, जो तांबा है, कॉपर, वो जल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि जो स्टील है, स्टील में जो लोहा है वो जल से, भाई उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, जो तांबा है वो ऊष्मा और विद्युत का अत्यधिक सुचालक है, जबकि इस्पात नहीं है। तो जब गर्म जल का टैंक बनाना है तो हमें वही मेटल लेना पड़ेगा, वही धातु लेनी पड़ेगी जो ऊष्मा और विद्युत का चालक भी हो और जो लंबे समय तक खराब भी ना हो। बेटा, अब अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने में सोना और चांदी का प्रयोग क्यों होता है। तो उसका उत्तर है, सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये संक्षारित नहीं होते, मतलब ये खराब नहीं होते, और इनकी आघातवर्ध्यता तथा तन्यता भी अधिक है, इसलिए इन दोनों धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को जल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है, तेल के अंदर क्यों रखा जाता है इन्हें। क्योंकि बेटा हमें पता है ये धातुएं इतनी अधिक अभिक्रियाशील हैं कि अगर हम इन्हें खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये आग पकड़ लेती हैं, और इसलिए इन्हें तेल में रखना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है, तो देखो किस में विस्थापन होगा, किस में नहीं होगा। तो बेटा देखो हमने क्या किया, एक जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है, उनकी एक बार जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर से रिएक्शन कराया, तो फिर हम इस टेबल में लिखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब जिंक ऑक्साइड की मैं जिंक से रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है ना। अब देखो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की अगर तुम जिंक से रिएक्शन कराओगे, जिंक ऑक्साइड को अगर तुम जिंक से मिलाओगे तो वो क्या विस्थापित करेगा, कुछ भी नहीं। ये तो एक ही बात होगी, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए खाली जगह छोड़ दिया। अब अगर मैग्नीशियम से कराएंगे तो क्या होगा। अब देखो मैग्नीशियम से करा रहे हैं हम, जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम से अभिक्रिया करा रहे हैं। अब बेटा देखो मैंने यहाँ साइड में एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिख दी है आपके लिए। हमें पता है पोटेशियम, ठीक है, ये घटती अभिक्रियाशीलता है, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है। अब ये देखो बेटा जो जिंक ऑक्साइड है प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये रहा, मैग्नीशियम जिंक से पहले पड़ रहा है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर देगा, खुद अपना ऑक्साइड बना लेगा MgO, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है विस्थापन होगा। और जब कॉपर से करेंगे बेटा, तो कॉपर ध्यान दो, देखो इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर जिंक से नीचे है, इसका मतलब कम अभिक्रियाशील है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो
अब की बार देखो बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब जिंक से अभिक्रिया कराई तो देखो इस सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब जब मैग्नीशियम से करवाएंगे इसकी तब भी कुछ नहीं होगा, है ना। और जब कॉपर से कराएंगे तो कॉपर तो बहुत ही नीचे है, कॉपर की रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, इसलिए कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। अब हम कॉपर ऑक्साइड की जब जिंक से कराएंगे, अब आप देखो कॉपर जो है जिंक से बहुत नीचे है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर विस्थापन होगा। मैग्नीशियम से कराएंगे कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड की मैग्नीशियम से कराओगे आप तो देखो मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर से, है ना, तो ये रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कॉपर अलग रह जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमने ये प्रश्न इस तरीके से करना है। अब 7वां प्रश्न देखेंगे, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघातवर्धता सबसे अधिक है, सोना, जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक है, चांदी, और जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती वो है एल्यूमिनियम, फ्री स्टेट में नहीं मिलती जो। अब अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग इस्पात जगत में इसकी मांग है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो बेटा यह विद्युत की चालक है, ये पानी से खराब नहीं होता है, और ये एक प्रबल अपचायक है। वही वाली बात है, एल्यूमिनियम को अगर हम खुले में छोड़ते हैं ना बेटा, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम चढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक अपचायक है, तो ये फटाफट से ऑक्सीजन को उपचयन कर देता है ऑक्सीजन का, और लंबे समय तक ये खराब नहीं होता। आपके घर में भी होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन, वो लंबे। बेटा ये 9वां प्रश्न है, जब एक धातु X की, उन्होंने आपको ऐसे ये एक धातु दे दिया है X, उसकी अभिक्रिया ठंडे जल से कराई गई तो एक क्षारीय लवण बना। ठीक है, यहाँ पे YOH होगा, क्षारीय लवण बना YOH, और एक गैस Z निकली, और यह आसानी से आग पकड़ लेता है, तो X, Y और Z की पहचान कीजिए। ये इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण दे दिए हैं ये सारे, अब हमें पहचान करनी है। तो मान लो हमने वो ले लिया सोडियम, हम इसकी जगह पोटेशियम भी ले सकते थे, लिथियम भी ले सकते थे। ठीक है, हमने सोडियम ले लिया। जब सोडियम की जल से रिएक्शन होता है सोडियम का, सोडियम को जब पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो बन गया NaOH, ये लवण बन गया, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इससे, और हाइड्रोजन गैस निकली, Z जो है वो हाइड्रोजन गैस है, और हमें पता है हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। अब अगला प्रश्न है, वो कह रहे हैं दी गई संरचना को देखिए व लिखिए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो बेटा ये दिया हुआ इन्होंने हमें, 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। सोडियम अपना जो सोडियम का परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 होते हैं, तो इसने अपना 1 ऑक्सीजन को दे दिया, इस वाले सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो रासायनिक सूत्र क्या बना, Na2O, क्यों, क्योंकि 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन है। अब उन्होंने पूछा धातु क्या इन दोनों में से, तो हमें पता है सोडियम धातु है और अधातु है ऑक्सीजन। ऋण आयन कौन बनाएगा, अधातु हमेशा ऋण आयन बनाती है ना, अधातु बनाती है ऋण आयन, तो ऑक्सीजन ऋण आयन बनाएगा और धातु हमेशा धन आयन बनाती है। अब आ गए हैं बेटा हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब 2 परमाणु A और B से बनने वाले यौगिकों के निर्माण में हमारे पास अगर 2 परमाणु दिए गए हैं, ठीक है, A और B, तो उनको मिलके एक यौगिक बना है। तो किस तरीके से बना है कि A जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और B जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे हैं, A और B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या है। बेटा जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो हमेशा आयनिक आबंध होता है, क्योंकि आयन बनते हैं और स्थिर वैद्युत बल से बंधकर बनते हैं वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। अब आपको बताना है कि क्या सूत्र हो सकता है इसका। बेटा अब इसका सूत्र हो सकता है AB2। क्यों हो सकता है AB2, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। A ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और B ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, A के ने 2 दिए हैं और B ने 1 लिया है, ये हुआ बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमने जब रासायनिक सूत्र कैसे बनता है हमने ये लिख दिया, ये जो A है ये इसके नीचे आ जाता है जो इसके ऊपर है, और जो इसके ऊपर संयोजकता है वो इसके नीचे आ जाती है, तो A1B2 बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये उदाहरण के लिए मैग्नीशियम और क्लोरीन का उदाहरण दिया है, तो देखो MgCl2 बन गया है। तो देखो बेटा इन्होंने हमें
अब क्या प्रश्न पूछा है, इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। देखो बेटा, मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसके आउटर मोस्ट में 2 हैं, जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 2 हैं। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके बाहर में आ गया 8, और इसके ऊपर 2+ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब हम क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये बन गई। तो अब मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन हैं, क्लोरीन के बाहर 7 हैं, तो मैंने उनको क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, 1 इसको दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अगला प्रश्न है, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में ही विद्युत का संचालन करता है, क्यों? विद्युत के संचालन के लिए जो आवेशित कण हैं या जो आयन हैं, आवेशित कणों को हम आयन भी बोल सकते हैं, उनकी गतिशीलता आवश्यक होती है। गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं, जब गले हुए होते हैं ना, या पानी में मिले होते हैं। जब ठोस में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बंधे होते हैं, स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं, और वो विद्युत का चालन नहीं करते जब वो ठोस होते हैं। लेकिन जब वो पिघली अवस्था में होते हैं या विलयन में होते हैं, घोले जाते हैं पानी के साथ, तो वो विद्युत का चालन करते हैं। अब अगला प्रश्न है, NaCl सोडियम क्लोराइड का गलनांक उच्च क्यों होता है? बेटा वही कारण है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो धनायन है, सोडियम धनायन होता है, और क्लोराइड जो है इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बंधे होते हैं बहुत मजबूत बल से, स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं, और इसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इनको गलाने के लिए। तो गलनांक समझ गए, गलना मेल्टिंग के लिए इनको ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनका गलनांक ऊंचा होता है। बेटा अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताइए। ये गुण दिए में तन्यता, आघातवर्तिता, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता, और यहाँ पर धातु और अधातु। तो तन्यता, धातुओं को पतली तारों में खींचा जा सकता है, अधातुओं को नहीं खींचा जा सकता, अधातुएं तन्य नहीं होती। आघातवर्तिता, ये आघातवर्धे हैं, ये नहीं हैं। धातुओं का घनत्व ज़्यादा है, इनका कम होता है। रूप, धातुएं चमकीली होती हैं, इनमें चमक नहीं होती। और विद्युत सुचालकता, ये विद्युत के सुचालक हैं और ये कुचालक हैं। चलिए बेटा, अब तीसरा प्रश्न है, एक्वारजिया क्या है? एक्वारजिया 3:1 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। मतलब सांद्र होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो 3:1 का मतलब, जैसे मान लो आपके पास भाई 4 चीज़ें, उनमें से 3 भाग तो होगा HCl ज़्यादा होगा और HNO3 कम होगा, ठीक है। जैसे 100 में से 75 रुपये और 25 रुपये वाला प्रपोर्शन बन गया, तो ये होगा HCl और ये होगा नाइट्रिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, धातुओं की अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हमें पता है अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है, ये जो लोहा है, ये इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा यहाँ से और खुद आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग रह जाएगा।